Sorry. So in previous lecture, we have covered about restriction enzymes and restriction sites, various properties of restriction enzymes, right? Frequency of restriction enzymes, okay, um, and then we also covered about isostereomers. So what is isostereomers? Anyone? What is isostereomers? Okay, कोई बता सकता है what is isostereomers? Different enzyme having same target acting. Okay, correct, एकदम correct है. I think नैतिक है शायद, right? नैतिक ने बोला. Yes, sir. Okay, yeah. ठीक है. So okay, so we will be moving forward. And I think ये तुम लोगों को पहले भी हुआ है cloning vectors के बारे में. And so we will be discussing about cloning vectors and how it is cloned. Okay, so obviously वी हैव टॉक्ड अबाउट आवर टारगेट डीएनए, कैसे उसको आइसोलेट करना पड़ता है. हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में जो फर्स्ट टॉपिक जो कवर किया था, इट वाज अबाउट क्लोनिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्लोनिंग, राइट. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट क्लोनिंग वेक्टर्स. ओके, सो क्लोनिंग वेक्टर्स में क्या हो रहा है, बहुत सारे टाइप के क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं. कौन से क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं? सो एक तो आपके स्मॉल साइज, आपका जो बेसिकली जो आपका टारगेट डीएनए अगर स्मॉल रहेगा तो यू कैन यूज़ प्लाज्मिड्स, ठीक है. फिर आते हैं कॉस्मेट्स, ठीक है. और फिर आते हैं फाजमेट्स. ओके, दूसरे और भी है, उसको हम लोग अगर इफ़ द टारगेट्स मॉलिक्यूल इज़ बिग और टारगेट डीएनए इज़ बिग इन साइज, ठीक है, बिग या लार्ज. ओके, सो वी कैन यूज़ बैक और वी कैन यूज़ यैक, ठीक है. Okay, yak. So before that we will be covering about what is 1 kilo base pair. So what is 1 kilo base pair? 1 kilo base pair, 1 kbp, it is equivalent to 100 nucleotide, sorry, 1000 nucleotides. Okay, so it is 1000 nucleotides, ठीक है. ये 1000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है 1 किलो बेस पे, ठीक है ना. इफ आई से 1000 किलो बेस पे, तो ये कितना हो जाता? 1000 किलो बेस पेयर इज नथिंग बट, आप 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे तो बेसिकली ये 10⁶ हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 1 मेगा बेस पेयर, ठीक है. मेगा बेस पेयर, तो इसको मेगा 1 MB भी बोल सकते हैं इसको, पी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 MB भी बोला जाता है, ठीक है. सो 1 मेगा बेस पेयर, ओके, 1 MB भी बोलते हैं. तो इट इज़ नथिंग बट 10⁶ बेस पेयर्स. ओके, कितना हो गया ये 1 MB में, मतलब 10 लाख बेस पेयर्स हो गए, ठीक है. अच्छा, जो प्लाज्मिड का जो कैरिंग कैपेसिटी है, इट इज़ अराउंड आई थिंक 1500 से लेके 5000 और 10,000 तक रहता है, ठीक है. डिपेंड्स ऑन प्लाज्मिड, ठीक है. 10 kbp. कॉस्मेट्स का अराउंड 25 रहता है, 25 kbp, ठीक है. और फाजमेट्स का आपका 48, जो फाज वेक्टर्स यूटिलाइज करते हैं, फाजमेट्स हो गए, फाज वेक्टर्स हो गए, ओके, फाज वेक्टर्स भी हो जाते हैं इधर, तो उनका 40 to 48 kbp, ओके, ठीक है, मतलब 48,000, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता. बट अगर हम लोग लार्ज स्केल की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल 100 kbp to 300 kbp, ओके, कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ओके. सो इसको बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोला जाता है, बैक. फिर नेक्स्ट आता है 3 यैक, ठीक है. तो ये आता है 1 to 2, ओके, 1 to 2 मेगा बेस पेयर. मेगा बेस पेयर मतलब 1000 किलो बेस पेयर टू 2000, अभी डिपेंड करता है, 3000 भी है, ठीक है. सो इतना लार्ज हो जाता है आपका कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है.
सो इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म, सॉरी प्लाज्मिड्स टू प्लाज्मिड, या वेक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कितना उसका कैरिंग कैपेसिटी कितना है। कैरिंग कैपेसिटी बोला जाता है इसको। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कितना फॉरेन डीएनए वो कैरी कर सकता है, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी। ओके, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट किए गए, ऐसे नहीं है कि वेक्टर्स को जो नेचुरल मिला उसको यूटिलाइज किया, तो ऐसे कुछ यूटिलाइज किए, but there are many other vectors which have been actually engineered, ठीक है। तो ज़्यादातर जो वेक्टर्स है उनको इंजीनियर किया गया ताकि वो उनकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सके, दे वुड बी मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू जो आपको नेचुरल में मिल जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इधर आपके आ जाते हैं प्लाज्मिड्स, आ जाते हैं बैक्टीरियोफाजेज आते हैं जो जिनका कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू बैक्टेरिया। फिर आते हैं कॉस्मिड्स। कॉस्मिड्स जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्लाज्मिड के पास कॉस साइट्स है। तो कैसे कॉस साइट्स है, तो अगर आप देखोगे तो इधर ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका प्लाज्मिड है, इसमें फॉरेन डीएनए भी हो सकता है इधर कहीं, ठीक है। ओके, एंड अगर इधर आपके कॉस साइट्स है तो इसको मैं डिफरेंट से लेबल कर देता हूँ, ठीक है। दीज आर कॉस साइट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, सर्कुलराइज हो जाता है, सॉरी, ये सर्कुलराइज हो जाएंगे, ये एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड इट विल बी ट्रांसड्यूस्ड, मतलब ये क्या क्या होगा, ये एक्चुअली जो फाज है उसके अंदर इंटीग्रेट होगा, ठीक है। फाज के अंदर पैकिंग होगा इनका, ठीक है, फाज के अंदर पैकिंग होगा, ओके। एंड इधर ये ऐसा, ठीक, ओके। सो ये ऐसे इट विल बी ट्रांसपोर्ट और ट्रांसड्यूस एज अ फाज। तो ये फाज उसको एम्प्टी जो प्रोटीन रहते हैं फाज में, उसमें उसको कैरी करके लेके जाएंगे, ठीक है। ओके, सो फाज जो ये कॉस्मेट्स होते हैं उनको फाज के अंदर पैक करके ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। इधर आ जाता हूँ मैं, ओके। नेक्स्ट है आपका क्या, किधर थे हम लोग, ठीक है। अभी सारे वेक्टर्स का अपना खुद का एक मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी होता है, उनकी कैरिंग कैपेसिटी रहती है, कितना फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो कैरिंग कैपेसिटी के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसर्टेड डीएनए दैट दे कैन होल्ड, और होल्ड करना है और स्टेबली होल्ड करना है, स्टेबली होल्ड रखना है। मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अभी के लिए होल्ड किया एंड देन क्या हो जाता है, फिर बाद में वो जो इंसर्टेड डीएनए वो निकाल देगा, ठीक है, स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये होल्ड भी करना चाहिए एंड दे शुड बी स्टेबलाइज्ड आल्सो, ठीक है। स्टेबली होल्ड करके रखना चाहिए, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसर्टेड डीएनए दैट दे कैन स्टेबली होल्ड, ठीक है, मतलब स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, ताकि वेक्टर अगर अनस्टेबल रहेगा ना तो आपका जो इंसर्टेड डीएनए रहेगा वो निकल जाएगा, तो उसका आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और एक्चुअली आपका टाइम एंड रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, ठीक है। सो हम लोग अभी अब आज के लिए वी विल बी फोकसिंग ऑन प्लाज्मिड एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और जो हम लोग को बाकी जो बैक्टीरियोफाजेज है, आर्टिफिशियल सॉरी कॉस्मेट्स है, फाजमेड है, बाकी है, वो एक्चुअली हम लोगों को इससे करना है, क्या बोलते हैं आपका, एक बुक है बायोटेक्नोलॉजी का, उससे हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। BD सिंह आई थिंक, टेक्स्ट बुक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बाय BD सिंह, तो होपफुली रहेगा तुम लोग के पास, है तुम लोगों के पास है, BD सिंह है, यस, नहीं है, ठीक है, चलेगा, मैं देखता हूँ, मेरे पास अगर रहेगा तो फिर मैं भेज दूंगा, नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। ओके, सो अभी ये बुक से हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मिड्स के बारे में एंड बैक एंड यैक के बारे में, ठीक है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्यों आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो कैरिंग कैपेसिटी वो इतना लार्ज है, ठीक है, इतना लार्ज है, इट इज इक्विवेलेंट टू
बैक एंड यक इज इक्वलेंट टू क्रोमोसोम, ठीक है, इतना बड़ा है। तो अगर आप बोलोगे कि क्रोमोसोम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये बोला कि ये किलो बेस पेयर है और 300 किलो बेस पेयर है, मतलब कितना हो गया 3 लाख बेस पेयर, ठीक है, 3 लाख बेस पेयर। ओके, अभी आप देखो ई कोलाई का खुद का क्रोमोसोम का साइज है 46 लैक्स, ठीक है, 46 लैक्स, कितना हो गया एक जीरो का। ओके, सो ये 46 लाख का जो है आपका का पूरा ई कोलाई हो गया। तो 3 लाख इज ऑल्सो नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो ये करीबन करीबन आपका 6% या 8-10% के हिसाब से आ गया। सो इट इज़ नॉट अ स्मॉल, मतलब छोटा नहीं है, देयरफॉर इट इज़ इक्विवेलेंट, अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू क्रोमोसोम। तो इसलिए इसको बोला गया इट इज़ एन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ओके, इधर आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपको प्लाज्मिड्स के बारे में पता रहेगा, एंड वी इन प्रीवियस पेपर्स सेमेस्टर वी हैव कवर्ड दिस, राइट। सो इसमें क्या बोला कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें क्या रहता है, एक ओरिजिन सीक्वेंस रहता है और ये सर्कुलर फॉर्म में रहता है, ठीक है। ओके, सो प्लाज्मिड इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर फॉर्म में रहता है एंड कंटेन्स ओरिजिन एंड ओरिजिन सीक्वेंस, ओरा ही रहता है उसके पास, ठीक है, ठीक है। ओके, और प्लाज्मिड्स के पास क्या रहता है, ये इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है। ओके, प्लाज्मिड को हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो नेचुरल फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड है वो अगर हम लोग लैब्स देखें, बड़े बड़े लैब्स देखें, तो नेचुरल प्लाज्मिड अभी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, रेयरली यूटिलाइज होता है। ज़्यादातर जो प्लाज्मिड्स जो यूटिलाइज होते हैं फॉर क्लोनिंग पर्पसेस, दे आर मोस्टली 99.99% इज इंजीनियर्ड, ठीक है। इंजीनियर्ड क्यों है, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक पैटर्न है, उसमें स्पेसिफिक आपके रेस्ट्रिक्शन साइट्स है एक जगह, और मार्कर्स भी है, ठीक है। तो वो हम लोग यूटिलाइज कर सकें। तो जो आइडियल क्लोनिंग वेक्टर होता है उसके पास, अगर हम लोग ई कोलाई की बात करें, मतलब एज इन बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स की बात करें, तो आइडियल क्लोनिंग वेक्टर में 3 चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, आइडियल 3 चीज़ें। ओके, तो ये आ सकता है तुम लोगों को आइडियल क्लोनिंग वेक्टर्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो उसमें होता है ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब क्या, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्यों होता है, क्योंकि जब क्रोमोसोम डिवाइड होता है बैक्टीरिया या इसका, तो ये तो क्रोमोसोम जब डिवाइड होता है तो सारे डीएनए डिवाइड होते हैं। तो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड को कॉपी नंबर ज़्यादा होना चाहिए इन अ पर्टिकुलर सेल, तो इसके लिए क्या होता है, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर देते हैं, मतलब चाहे डीएनए रेप्लिकेट कर रहा हो या ना कर रहे हो, बट प्लाज्मिड रेप्लिकेट होना चाहिए, ताकि जो कॉपी नंबर है, मतलब कॉपी नंबर मतलब एक ही प्लाज्मिड का आपको मल्टीपल कॉपीज चाहिए, जेरोक्सेस चाहिए, ठीक है, क्लोन्स चाहिए उसके, तो उसके लिए उसको बोलते हैं कॉपी नंबर। जैसे अगर 20 एक ही प्लाज्मिड के 20 कॉपीज है तो मैं बोलूँगा 20 कॉपी नंबर 20, ठीक है। ओके, नेक्स्ट होना चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर, और होपफुली ये सबको पता है सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, जो कि मैं इधर आ जाता हूँ, एक मिनट, व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास ये एक ई कोलाई है और ये दूसरा ई कोलाई है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स नहीं देख रहे हम लोग, खाली देख रहे प्रॉपर्टीज़ क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास डीएनए, इसके पास भी डीएनए है, और इसके पास प्लाज्मिड है, इसके पास प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है। तो अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ठीक है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ऑब्वियसली यू हैव टू ग्रो इन अ पर्टिकुलर मीडिया, ओके। मीडिया में क्या होना चाहिए, मार्कर स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स रहना चाहिए, ठीक है, मार्कर स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। ऐसे इधर हो सकता है आपका कि ये मार्कर जो है वो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का मार्कर है, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, टेट्रासाइक्लिन क्या हो गया, एक टाइप का एंटीबायोटिक हो गया, ओके। टेट्रासाइक्लिन एक टाइप का एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है। तो जो भी प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन अगर रेजिस्टेंस का जीन रहेगा, तो ऑब्वियसली
ओके। तो ये आपका ई कोलाई या जो भी होस्ट है या जो भी ऑर्गेनिज्म है, इट विल आल्सो शो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। मतलब ये अगर हम लोग मीडिया में मीडिया जैसे न्यूट्रिएंट अगर प्लस टेट्रासाइक्लिन डाल दे, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में, ऐसा नहीं कि भर भर के डालना पड़ेगा, तो वो ऑर्गेनिज्म उतना रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो ये ग्रो कर लेगा ऑर्गेनिज्म। बट अगर हम लोग सेम चीज़ इधर टेट्रासाइक्लिन डालें एंड ऑर्गेनिज्म इज विदाउट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सेंसिटिव रहेगा एंड ये ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट डे आपको प्लेट स्टराइल मिलेगी, करीबन करीबन स्टराइल मिलेगी। ठीक है, कंटामिनेशन आ सकता है बट आपको प्लेट में ये वाले ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होंगे। ठीक है, तो मार्कर का फंक्शन क्या है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्स कैरिंग प्लाज्मिड्स एंड सेल्स विदाउट प्लाज्मिड। ठीक है, क्यों देख कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, प्लाज्मिड जब हम लोग इंसर्ट करते हैं इनटू होस्ट तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है, या अगर कौन सा भी रहेगा, अगर ट्रांसडक्शन से भी जा रहा रहेगा तो कुछ परवाह नहीं। ओके, तो हम लोग को ये चेक करना है कि जो होस्ट है उसमें प्लाज्मिड है कि नहीं है, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग मार्कर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। सिंपल, समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, बता दो। ठीक है, तो इधर जो एग्जांपल दिया हुआ है, इट इज ऑफ एम्पिसिलिन मार्कर। आप टेट्रासाइक्लिन भी यूज कर सकते हो, इधर टेट्रासाइक्लिन का भी दिया। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन प्लाज्मिड। ठीक है, कैसे इंजीनियर किया गया प्लाज्मिड को। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि खाली मैं बोल रहा हूँ एम्पिसिलिन है एंड टेट्रासाइक्लिन है तो आप बोलोगे कि नहीं सारे प्लाज्मिड्स में टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इवन इवन योर लैक जेड जीन, जो हम लोगों ने किधर लैकोप्रोन में पढ़ा है, उसको भी यूटिलाइज करते हैं और उसमें भी प्रमोटर रख देते हैं। ठीक है, प्रमोटर, तो ये क्या होता है, ये लैक्सेट जीन भी एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो लैक्सेट जीन एक्सप्रेस करेगा तो ये बीटा गैल प्रोड्यूस करता है। ओके, बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस करता है ना, लैक्सेट जीन वही बनाता है ना, वही जीन बनाता है। और ये बीटा गैलेक्टोस जीन अभी हम लोग तो इधर क्या बोलते हैं, लैक्टोज तो प्रोवाइड नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप लैक्टोज वो डिग्रेड हो जाता है इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, राइट, तो वो तो हम लोग नहीं डाल रहे, लैक्टोज तो नहीं डाल रहे, तो क्या डालेंगे, एक सिंथेटिक ये डालेंगे, एनालॉग डालेंगे। व्हाट इज एनालॉग, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ओरिजिनल। तो इधर ये जो एक्स गैल है, इट इज़ अ एनालॉग टू लैक्टोज। ठीक है, ये एक्स गैल जो है ये एक टाइप का सबस्ट्रेट एनालॉग है टू एक्स लैक्टोज। तो जब बीटा गैल एक्ट करता है एक्स गैल पे तो इट गिव्स आउट ब्लू कलर। ठीक है, तो ये ब्लू कलर डाई प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ओके, ब्लू कलर डाई प्रोड्यूस करता है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो करेगा इट विल शो ब्लू कलरेशन। ठीक है, ओके, एंड जिसके पास लैक्सेट नहीं है वो वाइटिश कॉलोनी दिखाएगा। ठीक है, तो यू कैन ऑब्वियसली डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग लैक्सेट, ठीक है, या बीटा गैलेक्टोसिडेज बन रहा है, और जिस जो ऑर्गेनिज्म है बंद है या बीटा गैल नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉन फंक्शनल, तो इसमें वाइट कॉलर नहीं दिखाता, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ठीक है, तो ब्लू मतलब ये एक टाइप का, इसमें फंक्शनल जीन है और इसमें नॉन फंक्शनल जीन है। ठीक है, जो इधर है फंक्शनल जीन, नॉन फंक्शनल जीन। ठीक है, तो इसको ब्लू वाइट स्क्रीनिंग बोलते हैं। स्क्रीनिंग मतलब आपको पता लगाना है कि ऑर्गेनिज्म, रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, समझा ये, कि ऊपर से क्या बता दो, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ठीक है, ओके,
तो इसमें आपका अगर आप दूसरे ऑर्गेनिज्म ये यूज़ करते हो, अगर आपके पास लैक्सेट नहीं है तो यू कैन यूज़ इंस्टेड ऑफ वन मार्कर यू कैन यूज़ टू मार्कर, टू मार्कर सिस्टम यूज़ कर सकते हो। ओके, तो टू मार्कर यूटिलाइज करने का फ़ायदा ये है कि आप एक मार्कर को इनएक्टिवेट कर सकते हो। कैसे इनएक्टिवेट कर सकते हैं? तो आपको पता रहेगा, अगर जैसे ये फंक्शनल जीन है, ठीक है, जैसे ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन है, ओके, और आपका जो क्या बोलते हैं, जैसे इको आर वन का साइट ही है, ठीक है, इको आर वन का साइट ही है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जीन के बीच में आपका इको आर वन का साइट ही है। अभी इकोलाई आर वन क्या होगा, ये कट हो जाएगा जब इको आर वन यूज़ करेंगे, और क्या हो जाएगा, आपका जो जीन है वो ऐसा हो जाएगा। ओके, अभी बेसिकली हम लोग ने फॉरेन डीएनए इसमें इंसर्ट कर दिया। ओके, तो ये इको आर वन का जीन है और इसमें मैंने फॉरेन डीएनए डाल दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, ये टेट्रासाइक्लिन जीन वर्क करेगा क्या नहीं करेगा, मुझे बता सकता है कोई? इट विल वर्क और नॉट वर्क? टेट्रासाइक्लिन का जो जीन है, विल इट वर्क और नॉट वर्क? आपने ये जो फंक्शनल जीन था उसके बीच में फॉरेन डीएनए डाल दिया, तो विल इट वर्क और नॉट वर्क? सिंपल आंसर है, क्यों नहीं वर्क करेगा? उसके दो वर्ड्स में आंसर दे सकते हो, सिंपल आंसर है, दो वर्ड में आंसर कोई दे सकता है? दो वर्ड में आंसर, दो टू वर्ड्स में आंसर कोई दे सकता है? ये समृता, फबिया, कोमल, नूर, यस, करीबन करीबन सही है। प्रीति, रोहित, सुचिता, कोई आंसर दे सकता? ये ओके, ऊपर जा रहा है क्या, बाउंसर जा रहा है तो बता दो मुझे। देखो, जीन के बीच में तुम्हारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो रहा है क्योंकि उधर रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है। तो क्या होगा, वो वर्ड को क्या बोलेंगे? इट विल बी कॉल्ड एज इंसर्शन इनएक्टिवेशन। क्या बोल रहा है, इंसर्शन किसका इंसर्शन? जब फॉरेन डीएनए एक जीन के अंदर, वर्किंग जीन के अंदर, फंक्शनल जीन के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल जीन था इट विल गेट इनएक्टिवेटेड, मतलब ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंसर्शन हो रहा है फॉरेन डीएनए का इनटू अ पर्टिकुलर जीन, इट विल बी रेंडरिंग दैट पर्टिकुलर जीन इनएक्टिवेटेड, मतलब उसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा, सिंपल। तो ये वर्ड को क्या बोला जाता है? इंसर्शन इनएक्टिवेशन। तो जब एक जीन दूसरे जीन के अंदर जाके बैठ जाए उसको बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। और ये है क्या, बेसिकली आपका एडिशन म्यूटेशन है, ठीक है। और एडिशन म्यूटेशन ऐसा छोटा नहीं है कि एक बेस पेयर दो बेस पेयर का, इट इज डिपेंड की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। जैसे हम लोगों ने बोला कितना, 10 किलो बेस पेयर का, ठीक है, मतलब 10,000 बेस पेयर आ गया बीच में, तो ऑब्वियसली आपका ये जीन नॉन फंक्शनल ही हो जाएगा, समझ रहा है? ठीक है, ये जीन नॉन फंक्शनल हो जाएगा। समझा कि ऊपर से क्या, बता दो मुझे। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज, तो हम लोगों ने देखा मार्कर्स देखे, फिर रेस्ट्रिक्शन साइट्स देखे, राइट। तो रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब ये क्या है, क्लीवेज साइट है। तो रेस्ट्रिक्शन साइट में क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करेगा और उस जो फॉरेन डीएनए, जो टारगेट डीएनए, उसको भी मैं सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव करूंगा और मेरे क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन साइट में फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, जब दोनों को मिक्स करूंगा तो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट, और इसको
मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी बोला जाता है या पॉलीलिंकर भी बोला जाता है। क्यों पॉलीलिंकर या मल्टीपल क्लोनिंग साइट क्यों बोलते हैं? तो जैसे ये देखो, ये लैक्जेड जीन है, ठीक है, ये फंक्शनल जीन है, अभी कोई फॉरेन डीएनए आया नहीं इसमें, और इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। मतलब क्या, मैं देखो इतने सारे रेस्ट्रिक्शन साइट एक छोटे इधर एरिया में है। मतलब मैं फॉरेन डीएनए को अगर क्लीव करूंगा बाय फॉर एग्जांपल इको आर1, ठीक है, और इसको भी मैं इको आर1 से क्लीव करूंगा, तो ये इधर जीन है मेरा, फॉरेन जीन है, वो इधर आके बैठ जाएगा, ठीक है। इट विल रेंडर लैक्जेट एज अ इनएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। इसमें ओराई भी है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है। मतलब प्लाज्मिड होगा तब ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस दिखाएगा, ठीक है। ये प्लाज्मिड होगा, जिधर भी प्लाज्मिड होगा, इफ फॉरेन डीएनए इंसर्टेड और नॉट, बट इट विल शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट, क्योंकि एक खाली रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, देयर आर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स, ठीक है। तो जो हम लोग आगे चल रहे हैं, वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो इसमें एक पी ब्लू स्क्रिप्ट 2 करके है वेक्टर का नाम, ठीक है। ये क्लोनिंग वेक्टर है, और पी मतलब क्या होता है, प्लाज्मिड, ठीक है। ब्लू स्क्रिप्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इधर लैक्जेड जीन यूटिलाइज हो रहा है जो कि ब्लू कलर कॉलोनी जनरेट करता है, ठीक है, ठीक है। अब टू कुछ ना कुछ तो रहेगा, बट उसके हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे। अभी ये वेक्टर कितना बड़ा है, खाली 3000 बेस पेयर बड़ा है, ठीक है, या अप्रोक्सीमेटली 3000 बेस पेयर। अभी इसका फायदा क्या क्या या एडवांटेजेस क्या, अगर मैं ये पी ब्लू स्क्रिप्ट 2 यूज कर रहा हूँ, तो इसके कॉपी नंबर हाई है। अभी याद रखो, जितना ज़्यादा कॉपी नंबर रहेगा उतना ज़्यादा आपका डीएनए क्या होगा, कॉपीज आपको मिलेंगे। तो पर सेल में करीबन करीबन आपको 100 कॉपीज तक मिल जाएगा। तो आई कैन इंक्रीज द कॉपी, इंक्रीज द सेल डेंसिटी, लाइक एक मिलियन कॉपी मिल जाएगा। जब मैं अगर ओवरनाइट भी रखूँगा तो मिलियन सेल्स मिल जाएंगे, एंड उसमें से फिर उसमें से ही 100 कॉपीज़ मिल जाएंगे, मतलब 100 मिलियन कॉपीज़ तक मिल सकते हैं, ठीक है। अभी वो आपके ऊपर है कि वो आप एक्सट्रैक्शन मेथड सही अप्लाई करते हो कि नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मार्कर है, सेलेक्टेबल मार्कर है, और फिर मल्टीपल क्लोनिंग साइट है जिसमें 18 रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, 18 रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, और इसमें लैक्जेड जीन है, ठीक है। तो जब इसमें फॉरेन डीएनए अंदर आएगा तो लैक्जेड जीन विल बी इनएक्टिवेटेड, ठीक है, इंसर्शन इनएक्टिवेशन की वजह से, ओके। तो जो फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज था वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा जब फॉरेन डीएनए इंसर्ट होगा, ठीक है। तो जब भी उसमें नॉन फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज मतलब ऑब्वियसली लैक्जेड जीन बंद हो जाएगा, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, व्हाइट कलर का कॉलोनी मिलेगा, ठीक है। ये मैंने एक्सगैल का बताया। तो एक्सगैल एक टाइप का कलरलेस आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट है, एनालॉग है, ठीक है, और वो लैक्टोज के जैसे बिहेव करता है, एंड बट वो इसको तो बीटा गैल इसको तोड़ देते हैं और ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ठीक है। ब्लू कलर का डाई प्रोड्यूस करता है, और पूरा जो कॉलोनी है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। सो अगर नॉन फंक्शनल बीटा गैल रहेगा, बन रहा रहेगा, तो आपका जो कॉलोनी कलर वाइट रहेगा। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज ब्लू वाइट कॉलोनी स्क्रीनिंग, ठीक है, ओके। होपफुली समझ में आया रहेगा, यस। ओके, सो आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते अभी किधर आ गए हम लोग, किधर आ गए, किधर आ गए, किधर आ गए, ओके। ओके, सो अभी जो फॉरेन डीएनए आपने इसमें आपने क्या बनाया, एक मिनट में इधर आ जाता हूँ,
ओके, सो इसमें आपने क्या किया, ये आपका प्लाज्मिड है, इसमें आपने फॉरेन डीएनए डाल दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अभी हम लोग, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है, सिंपल। जो प्लाज्मिड में आपका क्या हो गया, फॉरेन डीएनए चला गया, उसको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोला जाएगा, ठीक है। कोई कोई प्लाज्मिड क्या होता है कि वो वेट करते हैं फॉरेन डीएनए का, बट फिर वो क्या होता है, फिर वो सेल्फ सील भी हो जाता है, ठीक है, सेल्फ सील हो जाता है, मतलब वापस वो सील हो जाता है, ठीक है। अभी आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, बट पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और आपके जो सोल्यूशन रहेगा उसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी रह सकता है एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी रह सकता है, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिसमें कोई भी फॉरेन डीएनए गया नहीं है, ठीक है। ओके, एक मिनट, इसमें और भी दिया है कि कुछ, ओके। तो अभी क्या है कि आपको ये जो क्योंकि ये आपका ऐसे 1 ml या 2 ml में आपको बहुत सारे प्लाज्मिड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से कुछ हो सकते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, कोई कोई नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी क्या होगा, आपने क्या किया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की क्वांटिटी 1 रख, मतलब सॉरी, प्लाज्मिड की क्वांटिटी 1 रखते और फॉरेन डीएनए की 3 गुना ज़्यादा रखते, ताकि हर प्लाज्मिड में कोई ना कोई जो आपका डीएनए अंदर इंसर्ट हो जाए, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी हम लोग को क्या करना है, प्लाज्मिड को सेल के अंदर डालना है, ठीक है, सेल के अंदर डालना है। तो कैसे डालोगे, ये इसका प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आप इसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो कैल्शियम क्लोराइड मेथड, ठीक है, ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है, कैल्शियम क्लोराइड मेथड यूटिलाइज कर सकते हो, जिसमें ये कैल्शियम पूरा सरफेस को बाइंड कर लेगा एंड देन जो नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन है और नेगेटिवली चार्ज प्लाज्मिड है वो एक साथ आ पाएंगे बिकॉज ऑफ प्लाज्मिड, सॉरी कैल्शियम, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो कैल्शियम एक तरफ है, एजेंट का काम करेगा आपको प्लाज्मिड और सेल को बाजू बाजू में लेके आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, आप इसको हीट शॉक दे सकते हैं 42 डिग्रीज फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, हीट शॉक 42 डिग्रीज 2 मिनट्स के लिए। तो ये आप ऑप्टिमाइज करना पड़ता है इसको। तो मैंने अराउंड 3 मंथ्स खाली ट्रांसफॉर्मेशन में ही लगाया था फॉर इट्स ऑप्टिमाइजेशन। तो मेरे को मुझे भी 42 डिग्रीज फॉर 2 मिनट्स ही ऑप्टिमाइज करके दिए। तो मैंने बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस किए थे, इतने सारे रन किए। आई थिंक मैंने करीबन 3 मंथ्स बोला ना, तो कितना हो गया आपका, कितने वर्किंग डे हो गए आपके, 8 नहीं 12, 12, हाँ 12, अराउंड 12 या 13 बार मैंने रन किया रहेगा एंड ईच रन विल कॉस्ट यू 1 वीक, ठीक है। ओके, सो एट द एंड वी सक्सेसफुली मैंने हम लोगों ने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से कैरी आउट किया एंड हम लोग को जो क्वांटिटी थी, रिजल्ट्स भी थे, वो भी ज़्यादा मिले, ठीक है। अभी तो इसमें आगे चलते, इसमें हीट शॉक दिया जा सकता है या आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोपोरेशन कर सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रो, अरे यार, इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है, ये थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रोपोरेशन, ओके। सो इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या हो रहा है, आप हीट इंस्टेड ऑफ हीट शॉक आप इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, ओके। इलेक्ट्रिक शॉक से क्या होगा, जो सेल का जो है वो थोड़ा सा डैमेज होगा, एज एन उसके जो कंटेंट्स है वो बाहर आना चालू हो जाएंगे एंड इसमें फिर प्लाज्मिड को एंट्री मिल जाती है। अभी ये जब कंटेंट्स बाहर आते हैं तो जो पोर साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो नॉर्मली डीएनए अगर छोटा रहेगा तो उसको आपको खाली हीट शॉक देके ही अंदर आ सकता है, बट अगर आप बहुत छोटा डीएनए रहेगा तो इट कैन ईजिली एक्सेप्ट विदाउट एनी इलेक्ट्रोपोरेशन ऑल्सो, ठीक है। इलेक्ट्रोपोरेशन का या हीट शॉक का भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बट अगर थोड़ा बड़ा डीएनए तो उसको पास ऑन होने के लिए
प्रॉब्लम रहेगा, देयरफॉर यू हैव टू गिव हीट शॉक और इलेक्ट्रोपोरेशन, यूज इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको 3 टाइप के अभी ई कोलाई मिलेंगे, मतलब जो होस्ट 3 टाइप का होस्ट मिलेंगे जो ट्रांसफॉर्म सेल्स रह सकते हैं। ओके, सो 3 टाइप के जो आपको होस्ट मिलेंगे, उसमें पहले में तो प्लाज्मिड गया ही नहीं है। ठीक है, ये न्यूक्लियोइड है। ठीक है, ओके, सो इसमें एक में तो प्लाज्मिड गया नहीं है, दूसरे में प्लाज्मिड गया बट इट इज सेल्फ सील्ड। ठीक है, इसमें कोई फॉरेन डीएनए नहीं है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। और तीसरे में क्या हुआ, प्लाज्मिड अंदर गया और उसमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ। ठीक है, ओके, अभी मैं बोल सकता हूँ इसमें जो प्लाज्मिड में इट हैज एम्पिसिलिन मार्कर। ठीक है, वो फंक्शनल रहेगा, उसमें कोई इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं हो रहा है। और दूसरे उसमें लैक्जेड जीन है। ठीक है, और उसमें ही तुम्हारा मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, MCS है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब ये तीनों ऑर्गेनिज्म को ऑब्वियसली अलग अलग ग्रो करने की कोशिश करोगे, अलग होता है। ठीक है, तो ये आप स्प्रेड कर सकते हो और नेक्स्ट डे आपको कॉलोनीज मिल सकते हैं, और किसी किसी में कॉलोनीज नहीं मिलेंगे। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट डे आप इसमें प्लेट में ग्रो करोगे तो नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। तो पहले तो आपको प्लेट में क्या करना पड़ेगा, प्लेट में पहले से एम्पिसिलिन डाल के रखना पड़ेगा एक पर्टिकुलर अमाउंट में, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मिड इसमें क्या था, फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस सिनेरियो, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट केस सिनेरियो में प्लाज्मिड है ही नहीं, तो आपको इधर और प्लाज्मिड में ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म है सेंसिटिव, तो ये इसमें प्लेट में ग्रो होगा क्या, यस या नो बताओ। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो क्या है कि आपका जो होस्ट है उसमें प्लाज्मिड गया नहीं है और प्लाज्मिड में ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है, होस्ट के पास नहीं है, तो ये ग्रो करेगा क्या इधर, मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन, यस और नो, ये बता दो। अच्छा, बाकी लोग सो रहे हैं, खाली 3 लोग जगे हुए। ऑब्वियसली ये ग्रो नहीं करेगा क्योंकि इधर के प्लाज्मिड नहीं है और प्लाज्मिड में ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है और मीडिया में एम्पिसिलिन प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये क्या होगा, ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा, इधर ही मारा जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड केस है कि जो इसमें ऑब्वियसली ये ऑर्गेनिज्म है, इसके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ओके, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ठीक है, ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, ये बता दो मुझे, यस और नो, विल इट ग्रो, यस या नो। अच्छा, नो, रोहित, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रो करेगा, प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, और सेकंड केस देखो, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, मतलब इसमें फॉरेन डीएनए नहीं है। ठीक है, तो कॉलोनी ये सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, एंड अगर सरवाइव करेगा तो कौन से कलर का कॉलोनी मिलेगा, ये बता दो। ओके, सो आई थिंक समझ में नहीं आया तुम लोग, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, बता दो ये। ऊपर से गया क्वेश्चन। ओके, ठीक है, फिर से मैं वापस मैं बोल देता हूँ। देखो, तुमने क्या किया इधर, इधर क्या किया था, तुमने जब प्लाज्मिड्स में फॉरेन डीएनए डाले। ठीक है, तो कोई प्लाज्मिड्स में आपके फॉरेन डीएनए चले गए। ठीक है, कोई प्लाज्मिड क्या हुआ कि उसमें आजू बाजू में कोई टारगेट डीएनए नहीं था, तो ये क्या हो गया, वापस रीसील हो गया। रीसीलिंग में क्या होता है आपका, ये आप इस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हो,
ये अलग हो जाता है, ठीक है, फॉरेन डीएनए के लिए खुला रहता है, और फिर ये वापस, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री रीजन है तो ये सेल्फ सील हो जाता है, ठीक है, तो इसमें फॉरेन डीएनए गया नहीं, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक टाइप का पूल है, मतलब इसमें आप 1 ml में बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, ठीक है। आप यू कैन नॉट कंट्रोल कि नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या आप सेफ्टी डिवाइसेस क्या रख सकते हो। तो अभी क्या करोगे, ये जो आपके पास मिक्सचर है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का, ये आप दूसरे सेल के अंदर, क्योंकि प्लाज्मिड है ना, इसको ग्रो करना है, तो आपको सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड मेथड और इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, ठीक है। अभी आपको आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अभी आपको 3 ऐसे सेल्स मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, 3 प्रोबेबिलिटी रह सकते हैं, मतलब क्या, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, सेल विदाउट एनी प्लाज्मिड, ठीक है, सेल विदाउट एनी प्लाज्मिड, सेल विद नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, मतलब इसमें फॉरेन डीएनए गया नहीं, एंड तीसरा में क्या बोल रहे हैं, सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, तो इसमें आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि इधर तो प्लाज्मिड नहीं है, और प्लाज्मिड में ही आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का मार्कर है, जो कि एवरी टाइम वर्क करता है, ठीक है। तो आप जब उसको ग्रो करोगे, ग्रो करने की कोशिश करोगे, और ये ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव है एम्पिसिलिन से, तो प्लाज्मिड तो है नहीं, तो ये ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि दूसरे जो सेल है उसमें प्लाज्मिड तो है, बट फॉरेन डीएनए नहीं है, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि प्लाज्मिड है तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ओके, बट लैक्जेट जीन भी वर्क करेगा, क्योंकि इसमें फॉरेन डीएनए का नहीं है, तो ये इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं होगा, तो ये इट विल आल्सो वर्क। तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो कॉलोनी मिलेगा इट विल ग्रो, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस दिखाएगा, एंड इट विल शो ब्लू कलर कॉलोनी, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा लैक्जेट जीन फंक्शनल है, एंड उसमें कोई फॉरेन डीएनए गया नहीं है, तो ये फुल्ली फंक्शनल रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ब्लू कलर के कॉलोनीज मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग है आपका, इसमें ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, मतलब इसमें फॉरेन डीएनए लैक्जेट जीन के अंदर गया है, ठीक है। तो लैक्जेट जीन इसमें क्या होगा, नॉन फंक्शनल रहेगा, एम्पिसिलिन विल बी ऑलवेज फंक्शनल, तो ये कॉलोनी जनरेट करेगा, बट इट विल बी अ वाइट कॉलोनी। वाइट कॉलोनी क्यों, क्योंकि वाइट कॉलोनी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका लैक्जेट जीन नॉन फंक्शनल रहेगा, राइट है कि नहीं, तो ब्लू डाई प्रोड्यूस नहीं होने वाला, तो ओरिजिनल जो कलर रहेगा कॉलोनी का इट वुड बी वाइट, या ऑफ वाइट भी बोल सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, ब्लू फंक्शनल जीन, और इसमें क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल जीन, मतलब लैक्जेट जीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझा कि ऊपर से क्या, ठीक है। अभी ओके, ये इधर हम लोग आ गए। अच्छा, ये एक और मुझे बताना है कि जो एक्स गैल है ना, वो हम लोगों ने क्या बात किया था, इट इज़ एनालॉग ऑफ लैक्टोस, ठीक है। बट अगर याद करो, अंदर एलो लैक्टोस भी चाहिए रहता, राइट, एलो लैक्टोस, है ना, क्योंकि लैकोपेरोन को एक्टिवेट करना है, तो रिप्रेसर के साथ एलो लैक्टोस बाइंड करता है और रिप्रेसर से निकाल देता है, राइट। तो एलो लैक्टोस तो है नहीं, आपने एक्स गैल दिया है, तो वो कन्वर्ट तो होने वाला नहीं है एलो लैक्टोस में, तो इधर आपको दूसरा केमिकल भी यूटिलाइज करना पड़ेगा एक्स गैल के साथ, उसका नाम है IPTG, ओके, आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड, कुछ गैलेक्टोस है, और इट इज अ एनालॉग ऑफ एलोलैक्टोस। तो ये क्या करेगा, रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, और जो ऑपरेटर साइट में जो रिप्रेसर बैठा है उसको निकाल देगा, ठीक है। तो IPTG इज अ आर्टिफिशियल इंड्यूसर, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंड्यूसर, ठीक है, आर्टिफिशियल इंड्यूसर, ठीक, आर्टिफिशियल इंड्यूसर का काम कर रहा है IPTG,
ठीक है। तो ये आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के लो, क्योंकि ये आगे के एग्ज़ाम्स में, जैसे अभी आपको एमएससी के में अलॉटमेंट के लिए भी एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी रहता है। ठीक है। ओके, सो एक्सगैल इज़ अ केमिकल सबस्ट्रेट एंड आईपीटीज इज़ अ आर्टिफिशियल इंड्यूसर, क्योंकि एलोलैक्टेज भी नेचुरल इंड्यूसर है एंड आईपीटीज इज़ आर्टिफिशियल इंड्यूसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अच्छा, तो इसमें क्या होता है, हम लोग अभी इसमें आ जाते हैं वापस। अभी इसमें हम लोग एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें तो हम लोग इलेक्ट्रोपोरेशन को एंड कैल्शियम क्लोराइड मेथड को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, बट मैक्सिमम एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन की भी 50 to 70% है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एफिशिएंसी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग जिधर एफिशिएंसी इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं वो इधर है, इधर ये साइड पर है ना। ये तो ऑब्वियसली ये एफिशिएंसी दिखाएगा, बट इधर क्या एफिशिएंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लाज्मिड है ये वापस कट करने के बाद वापस रीसील हो रहा है। ठीक है, और हमको ये रीसीलिंग नहीं चाहिए, क्योंकि हमने को फॉरेन डीएनए डालना। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, रीसीलिंग प्रिवेंट करने के लिए। ओके, तो रीसीलिंग प्रिवेंट करने के लिए आपको इधर यूटिलाइज करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू प्रिवेंट रीसीलिंग। तो रीसीलिंग प्रिवेंट करने के लिए यू हैव टू यूटिलाइज एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज फॉस्फेटेज। ठीक है, तो फॉस्फेटेज यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको। अब बोलोगे फॉस्फेटेज का क्या रोल है, या और इधर फॉस्फेट किधर है। तो अगर आप इधर जाते हो, थोड़ा डिटेल लेवल पे जाते हो, ठीक है, ओके, प्लाज्मेट्स में, तो आपको पता है जब प्लाज्मेट कट होता है रेस्ट्रिक्शन वाया यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ओके, तो इधर 5 प्राइम फॉस्फेट 3 प्राइम OH, ओके, एंड इधर 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH जनरेट होता है। ठीक है, अभी क्योंकि इधर 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH है, तो ये क्या होते हैं आपस में जो गैप्स है उसको सील कर सकते हैं, लाइगेट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो हम लोग इसमें क्या होता है, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आराम से बन सकता है 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH के बीच में। तो अभी सेल्फ सीलिंग प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज करेंगे फॉस्फेटेज एंजाइम। ओके, फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा, इट विल एक्ट ऑन दिस फॉस्फेट। ठीक है, और ये फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। ठीक है, समझ रहे कि ऊपर से जा रहा, बता दो। ओके, ओके, सो इसमें क्या होगा, फॉस्फेटेज एंजाइम क्या कर रहा है, इट इज रिमूविंग दिस फॉस्फेट। ठीक है, आप बोलोगे कि फॉस्फेट रिमूव हो गया तो ये 5 प्राइम भी रिमूव हो गया, नहीं, ये 5 प्राइम OH बन जाएगा। ठीक है, इफ इट इज रिमूव्ड, फॉस्फेटेज के एक्शन से फॉस्फेट रिमूव हो जाता है, तो ये बन जाता है 5 प्राइम OH। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 5 प्राइम फॉस्फेट। ठीक है, तो ये 5 प्राइम OH बन जाएगा। ओके, अब मुझे बताओ 5 प्राइम OH एंड 3 प्राइम OH के बीच में अभी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, यस और नो, बनेगा। कोमल नहीं बनेगा, यस बोला। ओके, और नैतिक ने नो बोला है, नूर ने भी नो बोला है, कोमल ने, अरे वाह, कोमल चेंज कर दे, यस से नो। ठीक है, और रोहित ने भी नो बोला। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH चाहिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए, अगर ये नहीं रहेंगे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है,
तो ऑब्वियसली अगर ये एक दूसरे के बाजू में भी आ जाएंगे तो इट विल, सो दिस यूज ऑफ दिस एंजाइम इज नेसेसरी टू प्रिवेंट, ध्यान से सुनो, प्रिवेंट रीसीलिंग, सील नहीं होगा वापस, रीसीलिंग प्रिवेंट करेगा, ठीक है, प्रिवेंट रीसील ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ऑफ फॉरेन डीएनए, ठीक है। तो आपकी जो इफिशियंसी है इधर जो कम हो रही थी, इधर किधर कम हो रही थी, इधर, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। इधर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जब जनरेट हो रहा था उसकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी एफिशिएंसी इनडायरेक्टली बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, समझा ये। तो आपके ज़्यादातर फिर जो स्ट्राइक रेट रहेगा या परफॉर्मेंस लेवल रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, समझा कि ऊपर से गया, अभी बता दो यस और नो। ठीक है, ओके। अब देर इज समथिंग ऑल्सो कॉल्ड एस काइमेरा, सुना रहेगा काइमेरा, काफ़ी इंग्लिश पिक्चर्स में यूटिलाइज किया गया, थोड़ा साइंटिफिक लोग में जाता है काइमेरा, ठीक है, CHIMERA, ठीक है। नाउ व्हाट इज काइमेरा, ये इसका ही ये इसमें है कि आप जैसे प्लाज्मिड है, ठीक है, आपने उसको कट किया, अब ये क्या होगा, इसमें फॉरेन डीएनए आएंगे, ठीक है। तो एक ही फॉरेन डीएनए आना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ वन फॉरेन डीएनए आपको जो चाहिए उधर आपके 2, 3 या 4 तक भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एक ही प्लाज्मिड जिसको एक ही जो फॉरेन डीएनए कैरी करना था, इंस्टेड इट विल कैरी मोर देन वन फॉरेन डीएनए, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट काइमेरा, समझा। इंस्टेड ऑफ वन फॉरेन डीएनए इट इज कैरिंग मोर देन वन, ठीक है। और ये आपको नहीं चाहिए रहेगा, ठीक है, ये आपको कभी नहीं चाहिए रहेगा कि एक डीएनए जो इंसर्ट होना चाहिए उसके जगह आपको बहुत सारे इंसर्ट्स, एक ही प्लाज्मिड में बहुत सारे इंसर्ट मिल रहे हैं, तो आपको जो प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। होपफुली आपको समझा व्हाट इज काइमेरा, यस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वन इंसर्ट देयर में बी मोर देन वन इंसर्ट, ठीक है, दिस इज नथिंग काइमेरा, ओके। अच्छा, इसमें आपने पूछा नहीं, अगर इसमें एक मिनट ना, इसमें आपने पूछा नहीं, इसमें आपने पूछा नहीं, जब ये फॉरेन डीएनए जाएगा तो इधर कैसे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, ये आपने पूछा नहीं, किसी ने नहीं पूछा, यस, ओके। सो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो इसमें जैसे आपने ये बनाया, ये 5 प्राइम OH है, ओके, एंड 3 प्राइम OH है, ठीक है, एंड इधर भी 5, इधर 3 प्राइम OH है एंड 5 प्राइम OH है, ठीक है, ओके। सो अभी जो फॉरेन डीएनए आता है तो फॉरेन डीएनए को हम लोग ने फॉस्फेटेज से ट्रीट नहीं किया, ठीक है, तो इट विल कैरी 5 प्राइम फॉस्फेट, ठीक है। तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा, ओके। सो इट विल अटैच, एंड इधर भी आपका 5 प्राइम फॉस्फेट है तो ये भी अटैच हो जाएगा। अब जो अटैच नहीं हो रहा है इधर, ये 3 प्राइम OH है एंड 5 प्राइम OH है, ठीक है, तो इधर ये अटैच नहीं होने वाला, तो ऑब्वियसली अभी क्या होगा, अभी डीएनए रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और इसको जो ये 5 प्राइम OH है ये इसको कि आई थिंक ये न्यूक्लियोटाइड ही निकल जाएगा एंड करेक्ट न्यूक्लियोटाइड वापस डाल दिया जाएगा एंड 5 प्राइम फॉस्फेट वापस बन जाएगा, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा डीएनए रिपेयर होकर सील हो जाएगा, समझाइए, समझा। तो अगर 3 प्राइम OH 5 प्राइम OH भी बना तो फॉरेन डीएनए इज कैरिंग 5 प्राइम फॉस्फेट, राइट,
एंड उसके बाद फिर वो आपका ये इसमें वो जो है डीएनए रिपेयर हो जाएगा एंड ये पूरा का पूरा सील हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल कैरी फॉरेन डीएनए, नथिंग बट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। ओके, सो ये फॉस्फेटेज एंजाइम को अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी बोला जाता है क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर में अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। तो अल्कलाइन फॉस्फेट भी बोल सकते हैं इसको। इधर देख लो, इधर क्या है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, ठीक है। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का ट्रीटमेंट अभी काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज करते बिफोर आपका लाइगेशन रिएक्शन, ठीक है। लाइगेशन में क्या हो रहा है, आपका फॉरेन डीएनए डाल रहे हो एंड उसको मिक्स कर रहे हो विद वेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें क्या बताया कि जो ई कोलाई के प्लाज्मिड में क्लोनिंग वेक्टर्स है उसमें 15 किलो बेस पेयर तक आप क्लोन कर सकते हो एफिशिएंटली, बट उससे ज़्यादा जाओगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। लार्जर डीएनए डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबिलिटी से क्या होगा, आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने वाले और पहले से एफिशिएंसी लेस हो और भी एफिशिएंसी लेस हो जाएगी, ठीक है। तो आप 10,000 कॉलोनीज स्क्रीन करोगे तब जाके आपको 10 या 15 आपको कॉलोनीज मिलेंगे एंड दैट इज़ नॉट सुटेबल, ठीक है। आपको ही टैक्सिंग रहेगा, एज एन आपको ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो जो साइज लिमिटेशन है उसमें क्या हो जाएगा, इट इज़ वेरी लिमिटेडली यूज इन जीनोमिक एनालिसिस। आप जीनोमिक एनालिसिस पूरी तरीके से ये प्लाज्मिक वेक्टर्स को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर जैसे सीक्वेंसिंग करना है, ठीक है, तो सीक्वेंसिंग के लिए आपको काफ़ी लार्ज वेक्टर्स चाहिए रहेंगे जिनकी कैरिंग कैपेसिटी लार्ज हो। तो इंस्टेड ऑफ दिस वो उसको यूटिलाइज करेंगे तो जल्दी जल्दी सीक्वेंस हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग प्लाज्मिड के साथ सीक्वेंस करने बैठे तो एक इधर आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ प्लाज्मिड के साथ सीक्वेंस करना है, ठीक है, तो मैं जैसे ह्यूमन का सीक्वेंस करना है तो ह्यूमन का सीक्वेंस कितना हो गया, 300 करोड़ हो गए, ठीक है। तो करोड़ में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। 300 करोड़ हो गए, यस, सही है ना। हाँ, अभी और प्लाज्मिड का साइज कितना है, 15,000 बेस पे, ठीक है। तो कट करो, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ 2। तो मुझे कितने सारे रिएक्शंस रन करने पड़ेंगे, देखो कितने सारे रिएक्शन रन करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर, ये आ गया 2 लाख। 2 लाख रिएक्शंस रन करने पड़ेंगे। अच्छा, मैंने क्या बताया था, एक रिएक्शन रन करने के लिए मुझे 1 वीक लगा था। तो 2 लाख 2 लाख अगर रिएक्शंस रन करने पड़ेंगे तो कितना हो गया, 2 लाख वीक्स हो गए, समझ रहे। 2 लाख वीक्स होते हैं क्या, पूरी जिंदगी भर तो नहीं होगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर्स हम लोग को दूसरे लार्ज कैरिंग कैपेसिटी वाले वेक्टर्स यूटिलाइज करने होंगे। अभी जैसे मैंने बैक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सेम आपका फॉर्मूला है, इधर बैक यूज करता हूँ, ठीक है। ओके, सो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो बैक में क्या है मेरा, 300 मिलियन, ओके। 3 मिलियन हो गया ना, 1 मिनट, हाँ, 6 बनता हूँ, 1 2 4 हो गया, 5 6, ठीक है। तो ये मेरा कट हो गया, ये और ये कट हो गया, ठीक है, और ये कट हो गया, ठीक है। ओके, सो ये हो गया 1 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, 1000 रिएक्शंस रन करना पड़ेंगे बैक अगर यूज़ कर रहा हूँ तो, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, बैक में 1000 रिएक्शन
मतलब 1000 वीक्स तक रन हो सकता है। और यैक में मैंने क्या बोलता था, प्लाज्मिड्स में 2 लाख। तो आप कौन सा प्रेफर करोगे, बैक प्रेफर करोगे कि प्लाज्मिड्स प्रेफर करोगे? यस, एंड बैक इज वेरी स्टेबल। कौन सा प्रेफर करोगे बता दो, बैक प्रेफर करोगे कि प्लाज्मिड्स? यस, कौन सा प्रेफर करोगे? यस, ऑब्वियसली बैक। ठीक है, क्योंकि ये स्पीड में वर्क करेगा, मेरे स्पीड में सारी रिएक्शंस खत्म करेगा। ठीक है, और एक्चुअली हम लोग प्लाज्मिड्स ही यूटिलाइज कर रहे थे, बट थिंग इज कि हाँ, प्लाज्मिड से यूटिलाइज कर रहे थे, बट क्या हुआ, ये इतना स्लो हो रहा था, फिर दूसरे इंस्टीट्यूट, वेंटर इंस्टीट्यूट ने हेल्प किया, एंड क्या बोलते हैं, उन्होंने बैक यूटिलाइज करना चालू कर दिया। ठीक है, वी कुड हैव ऑल्सो यूटिलाइज्ड यैक। ठीक है, यैक और स्पीड में काम करता। ओके, एंड आई एक्चुअली आई थिंक मैंने एक गड़बड़ की है, 1 0 एक्स्ट्रा डाल दिया, 3 MB कर दिया मैंने। तो ये 10,000 हो जाता। ओके, 2 lakhs वर्सेस 10,000, इट इज़ फिर भी चीप। एंड यैक बेसिकली आपको 10,000 में कर देता है। ठीक है, बट ये क्या, इट इज़ रिलेटिवली अनस्टेबल, तो आपका पूरा रिएक्शन का वाट लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने फॉर ह्यूमन सीक्वेंसिंग बैक यूटिलाइज किया। ठीक है, आ जाते वापस। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि प्लाज्मिड से थोड़ा बड़ा, अगर मुझे मेरा डीएनए टारगेट डीएनए, तो आई कैन यूटिलाइज कॉस्मिड्स, या अगर और बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जैसे बट बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक किया या। ठीक है, ओके, इसमें हम लोग ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं वायरसेस। तो उसका जो कैरिंग कैपेसिटी इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 किलो बेस पर। ठीक है, ओके, इसका कॉस्मेट का भी करीबन करीबन उतना ही, डिपेंड करता है कॉस्मेट कौन सा है उसका। तो इसमें जो कॉस्ट साइड्स है वो जो लैम्डा फाज हम लोगों ने कल पढ़ा था उससे निकाला है, कल या परसों। ठीक है, सो होपफुली तुमको प्लाज्मिड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्लियर है। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टू आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स। अच्छा, ये ब्लू स्क्रिप्ट के बारे में देख रहे हैं। ओके, ठीक है, तो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स में मूव करते हैं। तो जो ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, सॉरी, क्रोमोसोम्स में यूज मूव करते हैं। ओके, और इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर डेट एकोमोडेट वेरी लार्ज पीस ऑफ डीएनए। तो डीएनए, बहुत ज़्यादा लार्ज पीस ऑफ डीएनए कैरी कर सकते हैं, कैरिंग कैपेसिटी इज क्वाइट हाई। ठीक है, एंड इट इज़ मच मोर स्टेबल। तो इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जनरेट होता है, इट रिजेंबल स्मॉल क्रोमोसोम। हमने बताया ना, 3 लाख बेस पेयर कैरी, 3 लाख बेस पेयर या 6 लाख बेस पेयर कैरी कर सकता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये एक टाइप का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ही होता है। ठीक है, so artificial chromosome are useful in genomic application because we can use them to study large segment। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैं एक बहुत बड़े सेगमेंट को एक साथ ही कवर कर सकता हूँ। ठीक है, एंड ये करीबन करीबन पूरा एंटायर जीनोम हो जाता है, और इसको हम लोग मैनेजेबल नंबर ऑफ क्लोन्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम लोग दो टाइप के क्रोमोसोम्स के बारे में बात करेंगे, बैक एंड यैक के। ठीक है, तो बैक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एंड ये एक आप इससे आई जेनेटिक्स बुक यूटिलाइज करो। ठीक है, फॉर रीडिंग एंड फॉर नोट्स प्रिपरेशन। ठीक है, ओके, सो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम है, सॉरी,
ठीक है। तो इसमें जो देखो, ये एक टाइप का क्लोनिंग वेक्टर है कंटेनिंग ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फ्रॉम नेचुरल प्लाज्मिड फाउंड इन इकोलाई कॉल्ड एफेक्टर। तो आपको पता है फर्टिलिटी फैक्टर है, उसका ओराई यूटिलाइज किया गया। ठीक है, इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी है एंड वन मोर सिलेक्टेबल मार्कर भी है। ओके, सो अगर आप बैक देखोगे तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, सॉरी। ओके, एंड इसमें देखोगे ये एफ फैक्टर ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये आपका लैग जेड जेड जीन है। ठीक है, इसमें BAM-H1 है, हिंडी 3 है, SPH1 है। ठीक है, और एक CAMP रेजिस्टेंस है। इट इज एक एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर रहा है। कौन से एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर रहा है? इट इज नथिंग बट क्लोरमफेनिकोल। ठीक है, क्लोरमफेनिकोल इज टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, उसको रेजिस्ट कर पाएगा। तो जब हम लोग मीडिया में क्लोरमफेनिकोल डालेंगे तो इट विल बी पॉजिटिव सिलेक्शन फॉर दिस दिस प्लाज्मा। ठीक है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म, ये अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास अगर ये प्लाज्मेट रहेगा या क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंट जीन रहेगा तो इट कैन इजीली ग्रो। ओके, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दिया गया था, पी मतलब प्लाज्मेट, बेलो बैक C11। ठीक है, जो इधर दिखाया। ओके, एंड ये इसका जो प्लाज्मेट, ये एक्चुअली जो वेक्टर है, इसका खुद का जो साइज है इट इज़ वेरी स्मॉल, 7.5 किलो बेस पे। बट ये इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी इज लाइक 10 to 100 टाइम्स मोर। ठीक है, ओके। अभी इसमें जो क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंस का जो जीन है, इसमें इसके बारे में बताया कि ये एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकोल को डिग्रेड कर देता है। ओके, ठीक है। और जो भी सेल्स के पास ये क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंट के जीन्स नहीं रहेंगे दे वॉन्ट बी एबल टू ग्रो। तो ये हम लोग का पॉजिटिव सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, सो बैक कैन एक्सेप्ट इंसर्ट फ्रॉम लाइक 300 किलो बेस पेयर, मतलब 3 लाख बेस पेयर तक इंसर्ट ले सकता है। एक मिनट, 3 लाख बेस पेयर। ओके, सही था। ओके, 3 लाख बेस पेयर तक एक्सेप्ट कर सकता है। इधर आते हैं मैं वापस। ओके, एंड हैव एन एडवांटेज दैट इट कैन बी मैनिपुलेटेड लाइक जाइंट बैक्टीरियल प्लाज्मिड। तो इसको हम लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और मैनिपुलेशन के लिए हम लोग ई कोलाई के अंदर ही मैनिपुलेट कर सकते हैं इसको। मतलब इसमें जो भी रिकॉम्बिनेशन करना है, या उसको अगर आपको जेनेटिकली इंजीनियर किया जा सकता है विद इन द होस्ट वेक्टर। ठीक है, विद इन द होस्ट, सॉरी, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है या इंजीनियर किया जा सकता है। ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी एक डिफरेंस हो गई। दूसरा डिफरेंस क्या है? ठीक है, दूसरा, वंस ट्रांसफॉर्म इनटू ई कोलाई द एफ फैक्टर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कीप्स द कॉपी नंबर ऑफ बैक पर 1 पर सेल, सॉरी। तो बैक इतना अगर उसमें बहुत बड़ा डीएनए डाल देंगे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 300 किलो बेस पेयर का डीएनए डाल देंगे, फॉरेन डीएनए, तो एक सेल में इतना बड़ा जीनोम हैंडल करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सेल को। ठीक है, तो इसलिए सेल क्या करता है, उसका जो कॉपी नंबर रखता है वो एक ही रखता है, 1 रखता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आई थिंक इन प्रीवियस सेमेस्टर भी बताया था मैंने, जितना लार्ज प्लाज्मिड रहेगा उसकी कॉपी नंबर वुड बी लेस। जितना लार्ज प्लाज्मिड रहेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग आपका फॉरेन डीएनए, ठीक है, उतना कॉपी नंबर कम रहेगा। बट जितना और जितना छोटा प्लाज्मिड रहेगा उसका कॉपी नंबर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़्यादा कॉपी नंबर। तो जैसे ये बैक है, सो बैक इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 लाख बेस पेयर। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म है उसका ही खुद का 46 लाख बेस पेयर का खुद का क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये अपना क्रोमोसोम संभाले या ये जो प्लाज्मेट को संभाला है, तो ये क्या करता है, इसको जो
कॉपी नंबर है उसको एक ही रखता है, वन, ओनली वन पर सेल, ठीक है। तो इसमें ही रेस्ट्रिक्ट करके रखता है। अगर ज़्यादा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैंडल वेरी लार्ज क्रोमोसोम्स, वेरी लार्ज प्लाज्मिड्स, ठीक है। तो ये एक टाइप का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ठीक है। बट अगर अगर मैं उसको, ये जो प्लाज्मिड है, ठीक है, विदाउट एनी डीएनए, फॉरेन डीएनए नहीं है, ठीक है, अगर मैं विथ फॉरेन डीएनए अगर मैं लेता हूँ तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे एम टी बैक का कॉपी नंबर बढ़ाना है, ठीक है, एम टी बैक का कॉपी नंबर बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इकोलाई के अंदर डालूंगा। और क्योंकि ये 7.5 किलो बेस पेयर का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, केबीपी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेल को स्टिमुलेट कर सकता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका कॉपी नंबर बढ़ाए, क्योंकि अभी ये छोटा है ना। तो ये इसका साइज है स्मॉल, तो इसका कॉपी नंबर हम लोग बढ़ा सकते हैं, इजीली बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट व्हेन आपका जो आपने फॉरेन डीएनए डाल दिया, इसमें इंसर्ट डाल दिया, तो तब इसका कॉपी नंबर बढ़ाने का फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है, इसका प्लाज्मिड या आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये 1 पर सेल ही रहेगा, ओके। ओके, सो इधर आ जाते हैं। बैक डू नॉट गो अंडर रीअरेंजमेंट इन द होस्ट, ये रीअरेंजमेंट नहीं होता है इनमें। मतलब जैसे आप याक में देखोगे तो याक में रीअरेंजमेंट होने का ज़्यादा चांसेस है, जिसकी वजह से आपका जो फॉरेन डीएनए उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। और ये अनस्टेबिलिटी का एक वन ऑफ द मेन रीजन है। और रीअरेंजमेंट एज इन, जो यीस्ट है ये एक टाइप का यूकैरियोट है, माइक्रो यूकैरियोट है, राइट, ओके। सो जो माइक्रो यूकैरियोट डिवाइड होते हैं, जैसे मियोसिस डिवाइड होते हैं वैसे डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट हो सकता है, होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, यीस्ट में। तो इसलिए क्या होता है, बैक में वैसा नहीं होता, क्योंकि वो बैक्टीरिया का है, ठीक है। समझ रहे कि ऊपर से ज़रा बता दो। ओके, ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। ओके, सो इसके लिए बैक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसमें लार्ज क्लोन भी आ सकते हैं और उसको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है विद इन द होस्ट क्रोमोसोम, एम्प्टी वेक्टर, ठीक है। अभी डिसएडवांटेज भी है। अब क्या डिसएडवांटेज है कि टू डिसएडवांटेजेस ऑफ बैक एंड विद अदर क्लोनिंग वेक्टर्स आर दैट 80 रिच रीजन डीएनए फ्रैगमेंट्स और विद टिपिकली डू नॉट क्लोन वेल। तो जो भी फॉरेन डीएनए है जिसके पास 80 ज़्यादा, मतलब 80 कंटेंट ज़्यादा है, तो उसमें क्या होने की चांसेस है, वो क्लोन नहीं हो पाएंगे, इतने अच्छे से क्लोन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ओके, सो एंड दूसरा क्या है, जो कुछ डीएनए सीक्वेंसेस है वो हो सकता है कि इट कैन बी टॉक्सिक टू इकोलाई, ठीक है। इसलिए ऑर्गेनिज्म वो ग्रो नहीं करता, ग्रोथ नहीं दिखाता, ठीक है। तो दो डिसएडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है कि 80 रिच रीजन रहेगा तो बैक ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, या जो क्लोनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। और दूसरा, अगर सीक्वेंस में आपका कुछ जो सीक्वेंसेस रहते उससे इट कैन प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ टॉक्सिन, और वो टॉक्सिन जो होस्ट है जैसे इधर ई कोलाई है उसको इफेक्ट कर सकता है। अगर ई कोलाई को इन्फेक्ट इफेक्ट करना चालू हुआ तो ये क्लोन नहीं हो पाएगा, ठीक है, समझा, यस और नो। ठीक है,
Okay, so should I stop or should I continue? बता दो. Yes.